नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। संसद में आज पूरे दिन चुनाव सुधार को लेकर एक बहस हो रही है कि इसमें किस तरह से चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत है, किस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस में सुधार की जरूरत है, और मुख्य जो मुद्दा है वो एसआईआर को लेकर, किस तरह से एसआईआर में कई जगहों पे जिस तरह की शिकायतें आई हैं, किस तरह से बीएलओ के ऊपर एक मानसिक दबाव आया है, कई सारे बीएलओ ने आत्महत्या भी की है। इन सारे मुद्दों को लेकर संसद में बहस जारी है। सवाल यह है कि संसद की इस बहस से कुछ निकलेगा या फिर जो चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और क्रेडिबिलिटी को लेकर, वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद अगला जो निशाना है वो पश्चिम बंगाल का चुनाव है। और पश्चिम बंगाल में एक तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रोल की सफाई करके एक तरह से वहां पे सत्ता में आना चाहती है। सवाल है कि चुनाव आयोग के इस बहस से क्या निकलेगा और क्या चुनाव आयोग में इस समय सुधार की जरूरत है, एसआईआर की क्या दिक्कतें हैं, एसआईआर में क्या अड़चने आ रही हैं। इन मुद्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वजीत भट्टाचार्य जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पश्चिम बंगाल से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल इस समय उठ रहे हैं पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर, ममता बनर्जी और टीएमसी इस सवाल को उठा रही है और बीजेपी के ऊपर निशाना लगा रही है कि बीजेपी एसआईआर के जरिए वहां पे सत्ता में आना चाहती है। और दूसरी साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं शशिकांत पांडे जी, जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने संसद में लोकसभा में कहा कि वोट चोरी नहीं बल्कि वोटों की डकैती हो रही है, उन्होंने दो तीन ऐसे उदाहरण भी गिनाए। तो उनसे समझेंगे कि यूपी में एसआईआर के प्रोसेस में क्या दिक्कत है और क्या चुनाव सुधार हो सकता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत विश्वजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो आरोप लग रहे हैं कि एसआईआर के प्रोसेस पे किस तरह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, तो वहां पर क्या एसआईआर में दिक्कतें आ रही है? क्या सचमुच जो वोटर रोल है उसमें ढेर सारी डिस्क्रिपेंसी है, या आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है? ये स्लगफेस्ट जो फास्ट जो चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों में टीएमसी और बीजेपी के बीच में। पहले देखना है कि एसआईआर का लक्ष्य क्या है। ये लगता है कि तो तीनों बिजनेस है। एक जो डेथ वोटर है उनको नाम हटाना, दूसरा है कि जो शिफ्टिंग हुआ है इसमें इस साल के अंदर, ये 20 साल के 22 साल के अंदर, तो उनका नाम सुधारना ठीक से, और जो डुप्लीकेट वोटर है उसको हटाना। तो 2002 में 2 साल में एसआईआर होने के बाद ये काम तो रूटीन काम है इलेक्शन कमीशन का। हर साल में नया नया इलेक्टोरल रोल सामने आते हैं। अगर ये दिखाया गया कि बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर है, डेथ वोटर है और शिफ्टिंग हुआ है, फिर उनका नाम एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही साथ चला रहेगा, तो क्यों हुआ? तो ये रूटीन प्रोसेस है। इसके बाद एसआईआर के लिए आपने पहले ही जो कहा है कि बहुत सारे बीएलओ आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, कोई आत्महत्या भी किया, और उसका बाद तो पॉलिटिकल बहस है। बीजेपी कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस वो इलीगल इमिग्रेंट जो है यहाँ पे वो लाख लाख है, कभी कहते हैं कि करोड़ करोड़ है। और तृणमूल कांग्रेस ये आरोप लगाते हैं कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी लगाने का धंधा कर रहे हैं बीजेपी और केंद्रीय शासक दल और केंद्रीय सरकार। और उसके साथ यहाँ पे जो असली वोटर है उनको नाम हटा के वो दूसरा नया नया वोटर उनका जो काम में आएगा वो वोटर को नाम यहाँ भेजेगा, घुसाएगा। तो इसके हमने जो देखे हैं कि आम जनता जो है उनमें थोड़ा सा आतंक फैला हुआ है कि ये क्या हो रहा है। ये तो एक तरीके से हम जानते हैं कि 18 साल के बाद किसी भारतीय नागरिक और भारतीय जो यहाँ पे काम धंधा करते हैं रहते हैं उनका नाम इलेक्टोरल रोल में जाएगा। इसी जो 2002 साल के बाद अभी जो 2025 साल में एसआईआर चल रहा है उसमें जो अभी जो खबर हमको मिलता है, जो लगता है कि बहुत सारे डेथ वोटर का नाम उसमें है, बहुत सारे शिफ्टिंग हुआ है, एक
एक ही साथ दूसरा एक कंस्टिट्यूंसी दूसरा कंस्टिट्यूंसी में नाम है और डुप्लीकेट वोटर है, तो क्यों? इसमें तो हर जगह पे सारे भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है और इनका लाभ जो उठता है वो शासक दल को, इसमें कोई शक नहीं है। तो ठीक है, तो ये सब हटाने के लिए जो नथी, जो इलेक्शन कमीशन एसआईआर के नाम पर जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, उनका क्या जरूरत है, ये एक सवाल उठता है। दूसरा जो सवाल उठता है, ये जो बीएलओ के ऊपर आपने जो कहा है, यहाँ पे हम बीएलओ के साथ बात जो किए हैं, अगर उसके पास और एक महीना मिलता तो उनका ये जो काम उनको कर रहा है, किसी का घर में जाते हैं वो तब नहीं रहते हैं, फिर जाना पड़ता है, और उसके बाद हर सारे चीज जब फॉर्म ला के उनको अपलोड करना पड़ता है, कभी कभी लिंक नहीं रहता है, तो अपलोड अगर उनका प्रेशर भी डबल हो जाता है, सुबह से रात तक उनको घूमना पड़ता है। इस यहाँ पे बहुत सारे, ये तो कलकत्ता सिटी है ना, इस पे बहुत सारे 7th फ्लोर 8th फ्लोर ऐसा मकान है, वहां पे एक बार जाना और एक एक कॉम्प्लेक्स में कि कहीं पे 50 फ्लैट है, कहीं पे 60 फ्लैट है, कहीं पे तो पुराने पाड़ा है, मोहल्ला है, उसमें ऐसा ऐसा घर, ऐसा ऐसा मकान है, वहां पे जगह पर घुसना आना जाना, ये बहुत सारे दिक्कत हो रहा है, ये इसमें कोई ये नहीं है। तो तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि एक तरह से मुझे दो तरह लगता की है दिक्कतें हो रही हैं। एक तो बीएलओ के ऊपर जिस तरह का दबाव है, उन्हें समय कम मिला है, जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी वो कम है, और उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ गया है कि उस पूरे प्रोसेस को कितना जल्दी में निपटाएं। तो एक तरह का ये प्रोसेस है। लेकिन शशिकांत जी, आपसे समझते हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में आरोप लगाया कि किस तरह से वोटों की डकैती हो रही है, उन्होंने उदाहरण दिया रामपुर का जो लोकसभा इलेक्शन था, बाईपोल था, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम तरह के इंस्टेंसेस थे, वो लगातार चुनाव आयोग को टैग कर रहे थे, लिख रहे थे, उनके लोग चुनाव आयोग को संपर्क कर रहे थे, लेकिन ढेर सारे वोटर को घर से निकलने नहीं दिया गया, और किस तरह से वहां पे जो डिप्लॉयमेंट हुई थी पुलिस फोर्स की, वो एक तरह से कोशिश कर रहा था कि बीजेपी के लिए कैसे वोट ज्यादा पड़े। तो इस तरह की जो अलग अलग राज्यों में भी जिसकी जहां पे सरकारें होती है, वो इस तरह के लगातार उदाहरण मिलते हैं। तो ये एक नए तरह का खतरा है इलेक्टोरल रोल में माल प्रैक्टिसेस के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल। मनीष तिवारी ने सवाल को उठाया कि अगर हर चुनाव के पहले जो रूलिंग पार्टी है वो अगर इस तरह से कैश ट्रांसफर कर देगी जैसा बिहार में हुआ, तब तो कोई भी सरकार ही कभी बदलेगी नहीं, लगातार जिसकी सरकार है वो चलती रहेगी, चुनाव के पहले वो अपना पिटारा खोलेगा, 40-50 हजार करोड़ रुपए लुटा के फिर से सरकार में आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक तरह से चुनाव सुधार की जरूरत है आज की तारीख में? जो पुराना चुनाव सुधार था वो सब एक तरह से आउटडेटेड हो गया है। देखिए, समय समय पर ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक चुनाव सुधार की बात है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आपको मालूम हुआ कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद से तमाम कमेटियां बनती रहीं, उनकी रिपोर्टें आती रहीं, उनमें से कुछ संशोधनों को समय समय से लागू भी किया गया और बहुत सारे जो है ऐसे परिवर्तन किए गए जो कि वाकई उन्होंने जो है हमारी पूरी की पूरी जो इलेक्टोरल प्रोसेस में काफ़ी परिवर्तन ले आया। उदाहरण के लिए पहले हमारे यहाँ आप मालूम है कि बैलेट बॉक्सेस ही गायब हो जाते थे या बहुत सारी फर्जी स्टैंपिंग होती थी जब मैनुअल वोटिंग होती थी। हालांकि आज सदन में मांग हो रही थी कि कांग्रेस ने डिमांड किया, अखिलेश जी ने उसको समर्थन किया कि पुराने तरीके से जो है बैलेट पेपर पर वोटिंग हो, उसके भी बहुत सारे लूप होल्स थे। तो लेकिन एक चीज जरूर है, कहीं सारी कवायद में हम देखेंगे कि एक तरह से ऑफ लेट एक जो बिहार में जो एसआईआर की प्रोसेस शुरू हुई और ठीक चुनाव से पहले, तो एक जो पूरी की पूरी जो निर्वाचन प्रक्रिया की जो शुचिता है वह उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और यह एक बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव वो एक लोकतंत्र की आत्मा है। क्योंकि एक हम चाहते हैं कि अगर हम अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम सफल लोकतंत्र हैं, तो उसमें उतना ही वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि वो एक जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो वो निष्पक्ष हो। हालांकि वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है, उसमें तमाम मुद्दे हैं और खास तौर से देखने में आ रहा है कि जो विपक्ष है वो इस बात को बड़े तेजी से वो उठाता है, वो साक्ष्य भी देते हैं। जैसा अखिलेश जी ने कहा
कि हमने समय पर वो सारे साक्ष्य प्रोवाइड कराए, लेकिन उसके बाद भी जो है वो निर्वाचन आयोग की भूमिका थी, वो बिल्कुल जो है वो उसने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में देखने में जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि जो एसआईआर की पूरी कवायद है वो देखने में बहुत बढ़िया लगती है कि ठीक है, उसे हम चाहते हैं कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो रहें, और जो अपात्र वोटर्स हैं, जो नॉन जेन्युइन वोटर्स हैं, अयोग्य वोटर है, वो उसका नाम मतदाता सूची से बाहर होना चाहिए। लेकिन बिहार में जो जैसी पूरी कवायद हुई, आपको मालूम होगा कि सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरवीन करना पड़ा, उसने 5 पैरामीटर्स बताए, और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में अगर हम एसआईआर की भी बात करें तो इतना जो डेडलाइन दी गई, 20 से ज्यादा बीएलओ ने आत्महत्या की। हो सकता है कि उनमें कुछ वर्क प्रेशर में या उनके कुछ अपनी शुरू से ही कुछ बीमारियां रही हो, वो कारण हो, लेकिन कुछ ने तो बाकायदा सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या की कि वो वर्क प्रेशर की वजह से वो ये काम को नहीं कर पा रहे संपादित ठीक ढंग से। ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है कि जो हमारे स्पीकर ने बोला कि एक तो टाइम स्पैन का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरी बात प्रश्न इस पर भी आता है कि 12 राज्यों में 9 जो राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों में जो ये सारी की सारी एक्सरसाइज हो रही है, विपक्ष का ये कहना है कि एकदम से यह सारी कवायद चुनाव से ठीक पहले राज्यों के क्यों शुरू कर दी गई, क्यों नहीं इसको समय लेकर के इस पर कार्य किया गया। इसके अलावा इसमें एक बड़ी संभावना है कि जो खास तौर से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे जो मजदूर वर्ग है, जो सीजनल माइग्रेंट्स है, जो ईंट भट्टों पे काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, छात्र हैं, जो समाज का जो हाशिए का समाज है खास तौर से, उसके लिए बहुत दिक्कतें हैं कि वो जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को, अगर वो कहीं मुंबई में रहता है और उसका घर कहीं बिहार में पड़ता है, आसाम में पड़ता है, और वो वहां पर पहुंचे और वो सारी चीजें अपने पेपर्स वगैरह प्रोवाइड कराए, स्पेशली जो 2003 के बाद के लोग हैं, क्योंकि उनके लिए जरूरी हो गया है कि वो अपने माता पिता का जन्म स्थान और जो उनका जन्म निवास है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या में ऐसे जेन्युइन वोटर्स के भी डिसइनफ्रेंचाइज होने की भी संभावना है, और यह अपने आप में इस एक्सरसाइज से पात्र वोटर को लिस्ट में रखना है, लेकिन अगर वो पात्र वोटर भी अगर किसी कारण से बाहर रह जाता है तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, जो कि क्लेम करती है कि हम पारदर्शी बनाना चाहते हैं, लेकिन वह उस पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उस पर उंगली उठ जाती है। तो ये एक आवश्यकता इस बात की है कि आप एक सटीकता लाएं, सबकी जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका इंक्लूजन हो, और वो सटीकता और वो समावेशी भी हो। ये जो समावेशिता की जो मैं बात कर रहा हूँ, इंक्लूसिव की, कि सभी को, खासतौर से जो समाज हाशिए का समाज है वो रह जाएगा, वो उसके लिए क्या कवायद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के संदर्भ में एक डायरेक्शन दिया था, उसने कहा था कि जो एक लीगल सेल होनी चाहिए, एक लीगल बॉडी हो, 5 जो उसने डायरेक्शंस दिए थे, वो ये कि वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कि जो खास तौर से जो मतदाता छूट जाते हैं, किसी कारण से उनका नाम नहीं आ पाया, तो उनको हेल्प प्रोवाइड करे कि नहीं उनका नाम जो है उस रूप में आएगा। वो चीज के बारे में भी कुछ नहीं क्लियरिटी है। बीएलओ की बात हुई अभी, लेकिन एक बीएलए भी इसमें जोड़ा गया, आपने देखा होगा। ये बीएलए जो है ये राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं। किस राजनीतिक दल से कितने बीएलए जुड़े हुए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, और क्या ये नहीं लगता कि ये जो बीएलए हैं ये अपने राजनीतिक जो उनके जो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनकी पूरी की पूरी कोशिश होगी कि हम उनको जुड़वाएं, और साथ में वो ये भी चाहेंगे कि जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं उनके नाम कटवाएं। तो उनकी और इसमें एक और सवाल अभी थोड़े दिन पहले किसी छोटे दल ने उठाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसी पार्टियां जिसके पास इतने ज्यादा रिसोर्स हैं या फिर बड़ी पार्टियां, वो तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, बीएलए को कहीं ना कहीं अपॉइंट कर लेगी। 1.5 लाख के करीब आसपास यूपी में बीजेपी के इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं कि जो बूथों पे तैनात हैं। लेकिन जो छोटी पार्टियां जिनके पास में रिसोर्स नहीं है, वो कहां से 1.5 लाख लोगों को इकट्ठा करेगी कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के मतदान केंद्रों पे जाएं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का छानबीन करें, पता करें, लोगों का नाम जुड़वाएं। तो ये एक व्यवस्था ऐसी बन रही है कि जो शक्तिशाली है उसको पूरा प्रोसेस, उसको पूरी इंस्टीट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं मदद कर रही है, और जो कमजोर है वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस से पीछे छूट जाएगा। जी, स्वाभाविक है। ये ठीक उसी तरह की बात है जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से जो मजदूर वर्ग है या जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं,
कुछ बहुत सारे परिवार माइग्रेट कर गए हैं, अशक्त वृद्ध लोग हैं, उनके लिए जो समस्या आएंगी वही हाल होगा उन पार्टियों का भी जिन पार्टियों के पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर उनके पास धन का अभाव है, कार्यकर्ताओं का अभाव है। स्वाभाविक है कि उनको अपने लोगों को एक वोटर लिस्ट तक में नाम जुड़वाना और ये सारी चीजें जो है उनके लिए उतनी ही कठिन होंगी। और एक भारतीय जनता पार्टी जो कि एक स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्तर का दल है और उसके पास संसाधन है, वो जितने तेजी से इस काम को जितनी आसानी से कर पाएंगे उनके लिए यह मुश्किल होगी। तो जो बीएलए का भी जो एक रोल है इसमें, यह भी कहीं ना कहीं जो है इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आवश्यकता इस बात की थी कि ये एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि कोई नई एक्सरसाइज है, ये 21 साल के बाद हो रही है और 9वीं बार ये काम हो रहा है। और मजे की बात है कि इससे पहले जो हुआ था वो 1 महीने के अंदर ही प्रक्रिया पूरी हुई थी, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। अगर इस पर एक पारदर्शी तरीके से चर्चा होती और ऑल पार्टीज के साथ एक बैठ करके और सर्वदलीय कंसेंसस इवॉल्व करके कि इसको कैसे फेजेस में लागू किया जाए, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिया जाए, इसको लागू करें, तो शायद ये इतना हो हल्ला इस पर न मचता। उदाहरण के लिए बिहार का चुनाव था, क्या इस कवायद को और टाइमली नहीं शुरू किया जा सकता था? क्या इसमें विपक्ष को भी शामिल नहीं किया जा सकता था? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसमें ओपेकनेस है जो है वो इस सारी कवायद पर जो है, सारी मंशा पर जो है प्रश्न लगाता है। आचार्य साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी प्रशांत किशोर ने थोड़े दिन पहले ये सवाल उठाए थे कि सवाल सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स का नहीं है या वोट चोरी जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए, सिर्फ वोट चोरी का नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है। उसमें कहीं ना कहीं से जहां पे रोल बनने से लेकर तमाम मतदान केंद्र तक बीएलए की तैनाती, बीएलओ की तैनाती, ये सारा जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं उसको डिस्टॉर्ट करने का, उसको कहीं ना कहीं झुकाने का या उसको किस तरह से प्रभावित करके, इन्फ्लुएंस करके पॉलिटिकल पार्टियां अपने लिए इस्तेमाल कर सके, वो एक प्रक्रिया चल रही है। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार का जो चुनाव है वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा पारदर्शी तरीके से होगा, या फिर अभी भी वो गुंजाइश बची हुई है कि अगर ममता बनर्जी की वहां पे सरकार है तो अपने ढंग से बीएलओ को वहां पे लगा के रोल्स को ठीक कराएंगी, या फिर चुनाव आयोग जिस तरह से सख्ती दिखा रहा है, बीजेपी का जिस तरह से दबाव है, उसमें वोटर लिस्ट में जो वैसे लोग हैं जिनके डुप्लीकेशन की संभावना थी वो छट के एक तरह से पारदर्शी बन जाएगा? देखिए, अब बिहार को देखिए, एसआईआर बिहार में जब एसआईआर शुरू होने के पहले बीजेपी के बहुत सारे नेताओं, बहुत सारे मंत्रियों, बड़े बड़े मंत्री, उन्होंने कहा था कि वह लाखों इलीगल इमिग्रेंट है, वो नेपाली है, बिहार के बाहर की है और बहुत सारे है। इस बार पश्चिम बंगाल में भी जो बिहार बीजेपी के नेताओं है, जो स्टेट लीडर्स है, वो लोग आरोप लगा रहा है कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट है। बिहार में देखिए, पहले 65 लाख को नाम इलेक्टोरल रोल से बात चला गया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो हिसाब दिया था, एक भी इलीगल इमिग्रेंट का नाम नहीं था। उसके बाद 3.33 करोड़ नाम बाद चला गया था, लाख नाम बाद चला गया था। उसमें भी जो हिसाब इलेक्शन कमीशन में दिया था, 26,000 का, 26,000 का कोई हिसाब नहीं मिलता है, बाकी सब दे दिया कि कहां का है, कहां गया है, कहां गया है। वो कौन है वो 26,000? वो कहां से आया है? वो क्या इलीगल इमिग्रेंट है? कोई जवाब नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में भी एक आरोप लगाता है, हमें देखना है कि अगर एसआईआर के बाद कितने इलीगल इमिग्रेंट निकालता है। दूसरा बात यह है कि पश्चिम बंगाल का ये जो ज्योग्राफी है ना, वो कुछ अलग है बिहार से। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा एंड सुंदरबन का बहुत सारे लार्ज पार्ट ऑफ द सुंदरबन, ये नदी इरोशन बहुत दिनों से चल रहा है। अर्ली 80s से शुरू हुआ है मालदा मुर्शिदाबाद में, और सुंदरबन में तो चलता ही है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे लोगों का जीवन एकदम बड़े, वो डिजास्टर कहने से कुछ कम है। वो लोग कहते हैं कि वो लोग का जीवन चलता है नदी जैसे चलते हैं।
आज यहाँ तोड़ते हैं तो वो काल वहां जाते हैं, काल वहां तोड़ जाते हैं तो वो परसों दूसरा जगह पे जाते हैं। तो इन लोगों के पास इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के नाम पर जो नथी मांग रहा है वो सब कुछ हो नहीं सकता। इनको, ये तो हमारे देश की आदमी है, देश में रहने वाले हैं, बहुत सारे दिनों से रहते हैं, जुग जुग से रहते हैं, तो इनको लिए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन का क्या भावना है वो हम नहीं जानते। इनका लिए कुछ सुविधा होगा कि अगर वो नथी जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उनका विचार होगा, या उनको ये जो 10 नथी मांग रहा है, डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वो नहीं मिलेगा तो उनका नाम बात चल जाएगा, ये भी हमें मालूम नहीं। जब दुनिया के दूसरे मुल्क जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे ऐसी कंट्री जो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस है, वो वापस अगर बैलेट पेपर पे आ गई हैं, वहां पर ये महसूस किया गया कि बैलेट पेपर से ज्यादा बेहतर ढंग से चुनाव ऑथेंटिक तरीके से हो सकता है, तो हिंदुस्तान में हमारी चुनाव आयोग जिसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं चुनाव की निष्पक्षता को लेकर, वो बैलेट पेपर क्यों नहीं वापस आती, जिसका कि अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया कि बैलेट पेपर पे फिर से चुनाव होना चाहिए। आपको लगता है कि इस तर्क में दम है कि हम एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले चुके हैं हिंदुस्तान जैसे बड़े कंट्री में जहां 150 करोड़ की आबादी है, वहां पर अगर फिर से बैलेट पेपर पे लौटेंगे तो वो काफी लंबा प्रोसेस हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता इस समय सवाल के घेरे में है, इसलिए बैलेट पेपर पे लौटने में कोई बुराई नहीं है? देखिए, आपने जो बाद में बात कही कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी फिलहाल जो है वो एक तरह से क्वेश्चनेबल हो रही है, और इसमें एसआईआर का तो एक मुद्दा है ही है। जिस तरह से अभी हाल के वर्षों में जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हो रही है और 2017 में उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने एक जो है टीएन सेशन के जमाने में एक जो उसने बेंचमार्क हासिल किया था, उसमें एक फर्दर डिटोरिएशन हुआ है, एक इंस्टीट्यूशनल डिके वाली जो बात हम कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इस बात को उठाता रहा है। हालांकि जो उनके अपोनेंट है या रूलिंग पार्टी, वो हमेशा ये कहती रही है कि जब इन्हीं बैलेट बॉक्सेस से जब चुनाव होते हैं तो कई ऐसे भी हैं जो विपक्ष शासित राज्य, जहां पर वो झारखंड में चुनाव हुआ और विपक्ष जीता वहां पर, तो कर्नाटका में जीता, इन्हीं माध्यम से ईवीएम के थ्रू ही चुनाव हुए थे। तो ये जो ईवीएम वाला मसला है, इसके लिए कई बार आपको मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने भी बुलाया, ऑल पार्टीज को बुला करके उनके सामने चीजें डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी। वो बातें जो अखिलेश यादव ने कही या मनीष तिवारी ने कही, ये अपने आप में ये बिल्कुल सब्सटेंस, ये सत्य है कि एक इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज होते हुए भी उन्होंने जो है वो उन बैलेट बॉक्सेस के थ्रू, पत्र के थ्रू जो है मतदान कराया। लेकिन समय की मांग ये है कि हम आगे, हमें जब एक बार इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, तो अगर यहाँ पर हमें कुछ कमियां लगती हैं तो हम उन लूप होल्स को दूर करें, बजाय कि हम जो है वो पुराने उस तरफ जाएं। यहाँ प्रश्न यह नहीं है, बेसिकली ये प्रश्न है कि जो पूरी की पूरी जो, चाहे वो एसआईआर हो, इलेक्शन कमीशन हो, उसकी वर्किंग हो, एक तरह से वो उसकी जो शुचिता और पारदर्शिता जो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद की जाती है कि वो जो फ्री एंड फेयर होगा, इम्पार्शियल पोल होगा, वो एक अपने आप में जो है उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है ऑफ लेट, और उससे उसको जो है वो बाहर निकलने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए राहुल गांधी ने, आपको मालूम होगा कि वो कर्नाटका में आरोप लगाया था, और या फिर अभी एक ब्राजीलियन मॉडल का कि एक ही जो वो थी उसका नाम जो है एक महिला का 20-25 जगह या उससे भी ज्यादा जगहों पर जो है इस्तेमाल हुआ था। तो ये अगर चीजें हो रही हैं तो इस पर इलेक्शन कमीशन का को संज्ञान लेना चाहिए था, और उसको सारी चीजों को, सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जो है वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, और जिस तेजी से ये लगता है कि सब कुछ पूरी की पूरी एक्सरसाइज में कहीं हम हरीडली कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, और उस सारी समस्या उस बात को लेकर के है। आवश्यकता ये बात थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इट शुड हैव कम आउट क्लीन, और उसके लिए जरूरी था कि सारी की सारी कवायद में आप सिविल सोसाइटीज को भी इंगेज करते, या फिर आप जो है जो स्टेट जो लीगल सेल्स हैं जो है उनको भी इसमें कहीं ना कहीं एक लीगल एड बॉडीज जो है उनको इन्वॉल्व करते, तो एक व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सकती थी। इसी गिवन सिस्टम में ही हम कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बात बताऊं,
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 99% बीएलओज ने जो है फॉर्म बांट दिए, लेकिन उनकी जो रिटर्न रेट जो है नवंबर एंड तक का जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, वो उत्तर प्रदेश में 26% फॉर्म जो है वो पूरे वापस होकर के आए हैं। केरला जैसे स्टेट में भी वो 23% फॉर्म आए थे। अभी पिछले एक हफ्ते की क्या प्रोग्रेस है मेरे पास जानकारी नहीं। तो ये कुल मिलाकर के जो सारी की सारी कवायद में जो हमने डेडलाइन रखी और उस ये किस तरह से फेजेस में कैसे इसको इंट्रोड्यूस करना है, वो उसमें एक ऑल पार्टी कंसेंसस बनाने की कोशिश होती, विपक्ष की भी सहमति ली जाती, क्योंकि एक चीज देखने में आ रहा है कि ये ईसी एक निष्पक्ष संस्था है, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन उसकी जो एक्सरसाइज है उसको सत्ता पक्ष का तो समर्थन है, लेकिन विपक्ष उसको समर्थन नहीं कर रहा है। तो ये अपने आप में एक डाउट की कैटेगरी में ला देता है, और इस जो डाउट की जो कैटेगरी है, जो डाउट की जो सिचुएशन आती है, ईसी के ऊपर बनती है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह जो है वो इससे बाहर निकले। निश्चित रूप से जिस तरह से चुनाव आयोग के सुधार को लेकर और जिस तरह से एसआईआर को लेकर संसद में जो सवाल उठाए गए हैं, चाहे विपक्ष के द्वारा, चाहे राहुल गांधी के द्वारा, मनीष तिवारी के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा, वो सारे गंभीर सवाल हैं जिसका कि सरकार को आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के जरिए या फिर सरकार अपने प्लेटफॉर्म के जरिए उसका जवाब दे सकती है, और चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं रिस्टोर करने के लिए, उसको जनता के दिलो दिमाग में उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए सरकार को कुछ सुधार, कुछ कदम और उठाने की जरूरत है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विश्वजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।